Okay, so let's continue our class. So now in forensic investigation class, today we are going to discuss about the what makes a good computer forensic investigator. Like वो कौन-कौन सी चीजें हैं, क्या है ऐसी चीजें जिनका आप यूज करके एक अच्छे forensic investigator बन सकते हो. तो उस चीज में सबसे पहला आता है that is the interviewing skills to gather much information about the case from the client or victim or the witnesses and the suspect. आपको इंटरव्यूइंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब पूछताछ आपकी अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सको केस के बारे में. कहाँ से पता करोगे? फ्रॉम द विक्टिम, जो ऑलरेडी विक्टिम हो चुका है उससे, भुगता हुआ इंसान है, प्लस विटनेस जो भी वहां का उसने देखा था, एंड द सस्पेक्ट जिसके ऊपर आपको शक है. नाउ researching skill to know background and the activities pertaining to client or victim witnesses and suspect. आपको रिसर्च स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, फाइंडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप केस को अच्छे से हैंडल कर पाओ, जिसमें बैकग्राउंड पे आपकी एक्टिविटीज, टू नो द बैकग्राउंड एंड एक्टिविटीज पर्टेनिंग, जो भी बैकग्राउंड एक्टिविटीज कर रहे हैं आपके क्लाइंट में, विक्टिम हो गया, विटनेस हो गया या सस्पेक्ट हो गया, तो आपकी रिसर्च स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आप फाइंड आउट कर सको कि उनके किस टाइप की एक्टिविटीज हैं जो वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. फिर मेंटेन परफेक्ट एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट परफॉर्म्ड एंड देयर रिकॉर्ड्स. तो यहाँ पे क्या है, आपको मेंटेन रखना है जो एक्यूरेसी, आपके जो रिजल्ट हैं टेस्ट के रिजल्ट, वो एक्यूरेट होने चाहिए, जो भी आपने, और उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होने चाहिए. तो आपका रिजल्ट है वो कम्प्लीटली लाइक एक जो नॉर्मल एस्टिमेट होता है कि आप एक्यूरेट आप रिजल्ट निकालो, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, परफेक्ट रिजल्ट निकलना चाहिए, एंड उसके जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन आपको रखने होंगे. नेक्स्ट, पेशेंस एंड विलिंगनेस टू वर्क लॉन्ग आवर्स. आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, बिकॉज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टेक अ फ्यू टाइम, few as well as a more time also sometimes, right? So उस केस में आपको, आपके पास क्या होना चाहिए, पेशेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए, यानी अपने काम के प्रति आपकी ज्यादा से ज्यादा आप लॉन्ग आवर्स तक बैठ के काम कर सको, तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए. दूसरा, एक्सीलेंट राइटिंग स्किल टू डिटेल फाइंडिंग इन द रिपोर्ट. आपकी जो रिपोर्ट जनरेशन स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल, रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, वो प्रोसेस आपके अंदर बेटर होनी चाहिए, ताकि मतलब एक्सीलेंट आपको अच्छे से आनी चाहिए, ताकि आप जो भी वहां पे आपको क्लूज मिल रहे हैं, जो भी आपके एविडेंस आपने फाइंड आउट किए हैं, या जो सस्पेक्ट है या जो विटनेस है या जो विक्टिम है, उसके पास से आपको जो जो चीजें फाइंड आउट हुई है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, उसे आप कंप्लीट रिपोर्ट फाइल में पूरी तरीके से प्रॉपरली बेटर वे में उसको नोट डाउन करके सबमिट कर सको. ठीक है. नेक्स्ट फिर आपको कहता है स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स टू फाइंड द एविडेंस एंड लिंक इट टू द सस्पेक्ट. अच्छा, आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो होती हैं वो आपके पास स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि आपकी लाइक चेक करने की स्किल्स जो होती हैं नॉर्मली, कि कौन से, कितना, किसने क्या क्या प्रोसेस करी है, किस तरीके से चल रहा है एवरीथिंग, टू फाइंड द एविडेंस, फाइंड करने के लिए एविडेंस को, लिंक टू द सस्पेक्ट, और सस्पेक्ट से उस एविडेंस को लिंक करने के लिए. बिकॉज कई बार क्या होता है, एविडेंस तो मिल जाते हैं बट यू आर नॉट, द इन्वेस्टिगेटर्स आर बेसिकली नॉट गोइंग टू लिंक अप दीज बोथ ऑफ देम, लाइक द एविडेंस एंड द सस्पेक्ट. तो उस केस में केस स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, और जो अपराधी होता है या सस्पेक्ट जो है वो आपका इजिली निकल जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल टू एक्सप्लेन देयर फाइंडिंग टू द ऑडियंस. आपके पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए वो बेटर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप जो भी ऑडियंस है उसको एक्सप्लेन कर सको कि एक्चुअल में वहां पे हुआ क्या था या किस तरीके से उसने किया था. ठीक है. नेक्स्ट, बी अपडेटेड विद न्यू मेथोलॉजीज एंड फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी. आप अपडेटेड रहने चाहिए नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक टूल्स के साथ, फॉरेंसिक मेथोलॉजीज के साथ, न्यू वेज के साथ, ताकि अगर नए तरीके के डिवाइसेस आपको ऑन द स्पॉट मिलते हैं, सो आप उसके अंदर से भी क्या कर सको, फाइंड आउट कर सको दैट इज अ क्लूज एज वेल एज द सस्पेक्ट या कल्प्रिट. ओके. दूसरा, well versed is more than one computer platform, that is include Windows, Macintosh या फिर आपका लिनक्स. आपका जो कंप्यूटर वो प्लेटफॉर्म आपको
सबके लिए आप अवेयर होनी चाहिए, मतलब आपको हर तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का हो. दैट विल बी अ टाइप ऑफ सर्वर, दैट विल बी टाइप ऑफ विंडोज मशीन, दैट विल बी अ टाइप ऑफ लिनक्स और यूनिक्स मशीन. सो यू नो वेरी वेल अबाउट दीज मशीन्स इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. तो अगर आपको नहीं आती है, सो इन दैट सिनेरियो आपको वहाँ पे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होगी, प्लस आपके एविडेंस जो है वो आपके गायब भी हो सकते हैं. तो इफेक्टिव वे में आपको क्या करना है, सारी चीजें सीख के, यानी टेक्नोलॉजीज का आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए. नॉलेज ऑफ द वेरियस टेक्नोलॉजीज, हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. जो भी आपको हार्डवेयर यूज किया जाता है या टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर यूज करे जाते हैं, उसके अंदर जो जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, लाइक अगर नए तरीके की रैम है, नई तरीके की हार्ड ड्राइव्स हैं, लॉजिकल ड्राइव्स हैं, फिजिकल ड्राइव्स हैं, तो उसके अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, यू विल नो अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, राइट. सो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए. दूसरा, डेवलप एंड मेंटेन कांटेक्ट विद कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग प्रोफेशनल्स. आपका जो कांटेक्ट है वो आपको मेंटेन रखना है सबके साथ, चाहे वो आपके काम करने वाले कंप्यूटिंग लोग हो, वर्किंग वाले, या नेटवर्किंग के हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल्स हो. तो सबके साथ आपके कांटेक्ट क्या होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए. बी ऑनेस्ट, एथिकल एंड लास्ट लॉ लास्टिंग. आप ऑनेस्टली काम करने चाहिए, एथिकल में काम करने चाहिए, नहीं कि नॉन एथिकल काम कर रहे हो, और लॉ लास्टिंग होनी चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए. नॉलेज ऑफ लॉ सराउंडिंग द केस. आपको जो भी केस आप हैंडल कर रहे हो उसमें जिस जिस टाइप के क्या हो रहे हैं, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स अगर यूज करे गए हैं, तो अटैक्स के ऊपर जो भी लॉज वहां पे यूज होंगे उन लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए. ability to control emotions when dealing with issues that motivate anger. ओके, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए हैंडल करने की अपने इमोशंस को और डील करने की इश्यूज के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ. एंड मोटिव, आपको अपना जो एंगर है उसको मोटिवेट नहीं करना है पहली चीज, ताकि आप उसको क्या कर सको, जो भी इश्यूज आपके एंगर को मोटिवेट करते हैं तो उससे आपको डील करना प्रॉपर तरीके से आना चाहिए. Multidiscipline exercise related to the both criminal and the civil cases. मल्टीपल आपको एक्सरसाइजेज उसके साथ करनी पड़ सकती हैं, लाइक कुछ आपको वहां पे उनके थ्रू किसी तरीके का एक केस बनाना पड़ सकता है, या कुछ तरीके लाइक एक प्ले करना पड़ सकता है, जिसके बेसिस पे आप फाइंड आउट करोगे कि क्रिमिनल एंड सिविल्स के जो भी केसेस हैं उसमें जो अपराधी है, कल्प्रिट है, वो किसी ना किसी या वो आपकी क्या करे, गलती करे. अगर नहीं करता है तो उस केस में आपको काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. तो आपको एक पूरा लाइक जाल बिछाना, ट्रैपिंग जिसे कहते हैं, तो ट्रैपिंग सिस्टम आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आना चाहिए. तो दीज आर द फ्यू पॉइंट जिनको अगर आप याद रखते हो तो आप एक बेटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे बन सकते हो. क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, सो घुमा के करना. ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर फॉरेंसिक इश्यूज. तो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में कई बार कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं. दीज आर, यू कैन से दैट दीज आर द प्रॉब्लम. तो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपकी लीगल इश्यूज हो सकते हैं या प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इश्यूज जो हमें यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलते हैं. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लीगल इश्यूज, तो डिजिटल एविडेंस कुछ पॉइंट्स हैं. दैट इज लाइक डिजिटल एविडेंस इज अ क्रिटिकल इन नेचर. तो मैंने आपको बताया था डिजिटल एविडेंस जो है वो आपका क्रिटिकल हो सकता है. उसका नेचर कैसा हो सकता है, क्रिटिकल यानी कि ज्यादा उसके अंदर से आप अगर ट्राई करोगे तो डेटा वहां से क्या हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है. तो मस्ट रिमेम्बर दैट कि आप जो भी डेटा वहां से निकालो वो प्रॉपर तरीके से आपका मिले आपको. ठीक है. makes which makes is susceptible to changes during the course of investigation process, rendering it rejectable in the court of law. तो अगर आपका नेचर, अगर आपका क्रिटिकल नेचर है डिजिटल एविडेंस का, तो हो सकता है सस्पेक्ट उसमें किसी तरीके की चेंज कर दे, एंड जो आपका जब आप उसे सबमिट करोगे तो वो आपका कोर्ट के थ्रू रिजेक्ट हो जाए. तो मेक श्योर कि आपको इस तरीके की कोई
फेस ना करना पड़े कोई भी चीज। Next, legal system differs from one jurisdiction to other, which makes the task of an investigation difficult as the different legal systems have the different rules of acquiring, preserving and investigating and presenting the digital evidence in the court. तो कई बार क्या होता है कि जब आप लीगल सिस्टम्स अलग अलग कोड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से चलता है, तो वहां पे जब आप सबमिट करते हो अपना एविडेंस तो उसके डिफरेंट रूल्स होते हैं, जिसमें कैसे सबमिट करना है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से आप एविडेंस को कोर्ट के अंदर पेश करते हो, है ना, शो करते हो। तो दीज आर द लीगल इश्यूज जो आपको क्रिएट हो जाते हैं वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आपके पास क्या है, legal every legal system has a slightly different approach towards the issues related to the authenticity, liability and the completeness। तो कई बार क्या होता है वहां पे कि जब आप लीगल इश्यूज डिफरेंट तरीके से हर जगह डिफरेंट डिफरेंट वेज में काम करते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती है उसकी, जिसमें आपको रिलायबिलिटी आपके जो एविडेंस है उसकी, या फिर आपका कंप्लीट है कि नहीं एविडेंस, ये आपके पूछा जा सकता है। ऑथेंटिसिटी, आपका एविडेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से आपने ऑथेंटिकेटेड है वहां पे कि नहीं है, तो ये आपके लीगल इश्यूज में क्रिएट हो जाते हैं। दूसरा, the approach of the investigation differ and involves with changes in the technology and the legal system might not address these technology advanced। ओके, कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन अप्रोच के अंदर आप जो भी चेंजेस हुए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, उसकी वजह से अगर आपको पुराना कुछ मिलता है और उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है आज की डेट में अवेलेबल, या एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं वो पुराने उस पर काम कर रहा है, या तो उस केस में आपको क्या मिलता है, आप वहां से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते, या उनके पास रूल सेट नहीं है जिसकी वजह से लीगल इश्यूज होते हैं और वहां पे उसे फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये लीगल इश्यूज होते हैं जो कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में आपको फेस करने पड़ सकते हैं व्हेन यू हैव टू सबमिटेड एनी टाइप ऑफ एविडेंस इनटू द कोर्ट। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास प्राइवेसी इश्यूज। तो प्राइवेसी इश्यूज की अगर हम बात करें तो प्राइवेसी इश्यूज में क्या क्या है, when retrieving evidence from a particular electronic device, investigator must be cautious to avoid charges against unlawful search and seize। They need to be a compliances of the fourth amendment of the US Constitution। ओके, कई बार क्या होता है जब आप रिट्रीव कर रहे हो डेटा, एविडेंस में से निकाल रहे हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से तो उस केस में आपको सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके ऊपर चार्जेस सेट करने होते हैं कि आपको उसे सीज करना है, सर्च करना है उसको, देन उसको सीज भी करना है, एंड उसके अंदर से जो जो नीड आपको कंप्लायंस है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए चाहिए, जिनको आप फॉलो करते हो कहाँ से मिलते हैं आपको, फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेसी इश्यूज कई बार क्रिएट होते हैं कि आप नहीं कर सकते, आपके पास वो नहीं है, परमिट नहीं है, तो इस टाइप की एक्टिविटीज आपको कई बार देखने के लिए वहां पे मिल सकती हैं। दूसरा, फोर्थ अमेंडमेंट करेक्शन स्टेट दैट द गवर्नमेंट एजेंट्स मे नॉट सर्च एंड सीज एरियाज और थिंग्स इन विच अ पर्सन हैज अ रिस्पांसिबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी विदाउट अ सर्च वारंट। अगर आपके पास कई बार आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हो और आपके पास सर्च वारंट नहीं है और उस केस में आप जो फोर्थ अमेंडमेंट आपको बोलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे क्यों करना है आपको, तो आप वहां पे सर्च नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको चीजें नहीं मिलती हैं। तो मेक श्योर कि आप जब ऐसे कहीं भी जाओ तो आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस प्लस आपके पास सर्च वारंट होना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर क्राइम भी लगा सको और उसके जितने भी क्लूज वगैरह हैं वो वहां से फाइंड आउट कर सको। इसके लिए क्या होता है, लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नॉट एक्टिंग इन द कलर ऑफ द गवर्नमेंटल अथॉरिटी आर exempted from the fourth amendment।
लाइक कई बार क्या होता है कि जो आपकी प्राइवेट एजेंसीज होती हैं वो इन चीजों को फॉलो नहीं करती हैं, नहीं मानती हैं, तो वहां पे आपका डायरेक्टली वो क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। Okay, when dealing with the evidence related to the internet uses, investigator must protect other users' anonymity while determining the identity of the few involved in illegal activities. कई बार आपको डील करना पड़ सकता है इस टाइप के एविडेंस के साथ जो कि इंटरनेट रिलेटेड हो, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो आपका प्रोटेक्टेड हो यूजर्स के थ्रू, किसी अदर यूजर्स के थ्रू, प्लस हो सकता है कि आपका जो अदर यूजर है वो कोई अनोनिमिटी हो, यानी कि अनोनिमस यूजर हो। तो उस केस में आपको लीगल एक्टिविटीज आप उसके ऊपर नहीं ले पाते हो, बिकॉज द यूजर इज बेसिकली seated on the another place and that user is basically using a such type of anonymous things। तो उस केस में आप उसको नहीं कर पाते हो और वहां पे आपको प्राइवेसी इश्यूज वहां पे क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सर एक सेकंड सर, एनोनिमस में प्राइवेसी इश्यूज कैसे आते हैं सर? प्राइवेसी इश्यूज इस तरीके से होते हैं जैसे कि सपोज करो इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट में आपने चैट करी है, आपको चैट करके एक कोई अनोनिमस पर्सन आपके साथ चैट करना स्टार्ट कर दे, लाइक आप कोई विक्टिम है, विक्टिम का आप वो चेक कर रहे हो फेसबुक अकाउंट वगैरह या सोशल अकाउंट, वहां पे एक अनोनिमस पर्सन आपको मिलता है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट द डिटेल्स फ्रॉम दैट अनोनिमस पर्सन, बट आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो वहां पे प्राइवेसी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, आप वहां से उसकी कोई भी डिटेल्स नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। एंड आपके पास कोई वारंट्स वगैरह भी नहीं है, आपका लोकेशन वगैरह नहीं है, तो आप वहां पे जाके उसको पकड़ भी नहीं सकते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट जैसे ये लोग प्राइवेसी इश्यूज क्रिएट होते हैं। क्या चीज? मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दूसरा जिसे मैं जानता पहचानता नहीं हूं, अगर वो मेरे सिस्टम को अगर कुछ हार्म करते हैं तो मुझे उसको पकड़ने का राइट है ही नहीं। नहीं, आप समझे नहीं, देखो यूजर जो कर रहा है अनोनिमस यूजर, ठीक है, जो भी अनोनिमस यूजर है वहां पे हो सकता है यूजर वीपीएन के थ्रू कोई एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है, आपके पास वारंट जब तक नहीं होंगे आता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, ऐसे कौन से आपके लीगल कोड्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, तो कोड ऑफ एथिक्स इट्स अ प्रिंसिपल that are the principle stated to describe the expected behavior of the investigator while handling a case। तो कोड ऑफ एथिक्स आपको बताता है, एक तरीके का प्रिंसिपल है जो डिस्क्राइब करता है कि किस टाइप का बिहेवियर है इन्वेस्टिगेटर का जब वो उस केस को हैंडल कर रहा है, ठीक है। सो इसके लिए कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर शुड बी, क्या क्या होना चाहिए, दे आर बेसिकली गोइंग टू परफॉर्म इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द वेल नोन स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो अगर इन्वेस्टिगेटर जो है वो अगर आपका प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रहा है इन्वेस्टिगेशन को, जिसमें वो जो भी उसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है उनको फॉलो कर रहा है, तो दैट विल बी अ गुड थिंग। आपको कोड ऑफ एथिक्स कहता है दिस इज द ट्रू वन, सही है। इन्वेस्टिगेटर परफॉर्म आस्किंग टास्क with high commitment and diligence that is a struggle। लाइक अगर वो इन्वेस्टिगेटर जो है वो आपके टास्क परफॉर्म करता है जो भी उसको दिए जाते हैं, प्लस हाई कमिटेड है और आपका स्ट्रगलेड पर्सन है, तो उस केस में आप बोल सकते हो दैट इन्वेस्टिगेटर आर वेरी अ गुड पर्सन या बेटर। नेक्स्ट, एक्ट एक्ट विद एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। जो भी वो काम करता है वो एथिकल काम करता है और जो प्रिंसिपल्स है जो इस तरीके से उसे करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए करता है, तो दैट इज अनदर गुड थिंग। एग्जामिन examine the evidence carefully within the scope of the agreement। जो भी एग्रीमेंट रेडी किया गया है उस एग्रीमेंट में विद इन द स्कोप ही वो क्या करता है, उसको फॉलो करता है, आउट ऑफ द स्कोप जाके उसकी एक्टिविटीज को नहीं यूज करता है। यूज द एरो कीज। ओके, सो अगर ऐसा करता है तो दैट्स गुड वन। नेक्स्ट, इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द एविडेंस थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। जो आपकी इंटीग्रिटी है एविडेंस की वो प्रॉपर तरीके से सही होनी चाहिए,
ठीक है। प्लस आपका एविडेंस के अंदर जो जो डेटा है जो आपको मिलना चाहिए वही मिल रहा है, जिस तरीके का डेटा आपको मिलना चाहिए प्रॉपर तरीके से आप फाइंड आउट कर पा रहे हो। आप कह सकते हो कि दिस इज द राइट एविडेंस या राइट क्लूज विच यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द एविडेंस पार्ट। तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस यूज हो रही है वो सही होनी चाहिए। दूसरा, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद फेडरल स्टेट स्टेटस एंड लोकल लॉ एंड पॉलिसीज। तो इसमें क्या होता है कि जो आप काम कर रहे हो, जो एक्ट है ऑलरेडी बनाए गए हैं, उसमें अकॉर्डिंग टू फेडरल स्टेटस रूल जो है या स्टेट स्टेटस रूल जो है या लॉ लोकल लॉज जो है और उनकी जो पॉलिसीज आप उसके अकॉर्डिंग अगर इन्वेस्टिगेटर काम करता है, then you can say that investigator follow the rules and regulations. And a very good one, testify honestly testify honestly before any court or trial proceeding। जब भी कोर्ट में सबमिट करने से पहले वो एक बार ट्राई करता है कि किस टाइप की एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। तो अगर वो उन चीजों को फॉलो कर रहा है, इट मींस दैट इज अनदर वन, यू कैन से दैट इज अ गुड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। ओके, सो दीज आर द कोड ऑफ एथिक्स जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर शुड नॉट, किस तरीके का नहीं होना चाहिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। सबसे पहली चीज, रिफ्यूज एनी एविडेंस बिकॉज दैट मे कॉज फेलियर इन द केस। ऐसा नहीं कि उस एविडेंस को हटा दे बिकॉज वो एविडेंस जो है वो फेल कर सकता है या उसकी वजह से केस हट सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एविडेंस को गायब नहीं करना चाहिए उसे। expose confidential matter without having any authorized permission। ये ना हो कि कोई भी ऑथराइज उसके पास किसी भी तरीके का कॉन्फिडेंशियल मैटर वो लीक कर दे जबकि उसके पास परमिशन नहीं है ऑथराइज तब भी। एक्सीड असाइनमेंट्स बियॉन्ड हिज और हर स्किल्स, जो भी अपनी स्किल से ज्यादा अगर ट्राई करने की कोशिश करता है, दैट एक्चुअली द गुड वन, बट स्टिल उसकी वजह से अगर खराब होती है चीजें तो दैट इज अ बैड थिंग। परफॉर्म एक्शंस दैट साइलेंटली लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, जो एक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है साइलेंटली तरीके सिग्निफिकेंटली तरीके से लीड्स करता है, फॉलो करता है, और उस किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को अगर क्रिएट कर रहा है वहां पे अपने इंटरेस्ट के चक्कर में, तो दैट इज अ बैड थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेटर। प्रेजेंट द ट्रेनिंग क्रेडेंशियल्स और एसोसिएशन मेंबरशिप इन द रॉन्ग वे। जो ट्रेनिंग देता है लोगों को, ट्रेनिंग दे रहा है अगर, या क्रेडेंशियल्स वहां से निकाल रहा है या मेंबरशिप्स किसी में फॉलो कर रहा है किसी को, या मेंबर बन रहा है कहीं का गलत तरीके से, तो ये भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेटर। प्रोवाइड पर्सनल और प्री जुडिक्टेड या जुसाइड ओपिनियंस, अपने पर्सनल ओपिनियंस को अपने पास रखना चाहिए, नहीं कि पर्सनल ओपिनियंस उसमें घुसा रहा है केस के बीच में। रिजर्व एनी एविडेंस रेलेवेंट टू द केस, जो भी एविडेंस हो उसको रिजर्व करके रखे, यानी कि रिजर्व एविडेंस, पहले से ऐसा कोई ना हो कि कोई एविडेंस जो है पहले से उन्होंने बना के रखा हो और उसको क्या करे केस के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करे या केस के अंदर इन्वॉल्व करने की ट्राई करे। सो अगर इस टाइप का इन्वेस्टिगेटर है तो दैट इज आल्सो यू कैन से दैट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टिगेटर, राइट। So guys, this is all the part about the cyber forensics part of the introduction, जिसके अंदर हमने ये चीज सीखी है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटर किस तरीके से वर्क करना चाहिए, क्या इफेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, प्लस किस टाइप की इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, प्लस कौन कौन से कोड ऑफ एथिक्स की वजह से रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन द पार्ट ऑफ साइबर फोरेंसिक्स। क्लियर है? Yes, sir. अब आज से आपके नेक्स्ट चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, दैट विल बी द प्रैक्टिकल सेशन। तो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, ये टीएक्सटी फाइल भेज देना, नोटपैड वाली फाइल। या डेफिनेटली आई विल सेंड इट, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, आई विल सेंड इट। ओके ओके सर। चीज ये फाइल शेयर कर दूंगा अभी। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट चीज आपको मिलेगी दैट इज पहली स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे। लाइक आपको कोई भी एविडेंस मिलता है, लाइक आप किसी भी इंसिडेंस प्लेस पे जाते हो एंड फर्स्टली आपको वहां पे क्या मिलता है, सिस्टम्स मिलते हैं, राइट। एंड दैट सिस्टम इज बेसिकली अ स्विच ऑन सिस्टम, राइट।
तो आपकी स्टेप्स क्या होनी चाहिए, आप किस तरीके से सिस्टम बेस्ड एनालिसिस करोगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द दैट थिंग्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल जस्ट विद इन 5 मिनट्स. ओके ओके गाइस, सो कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहला पार्ट आपका होता है, फर्स्टली यू आर जस्ट गोइंग ऑन द इन्वेस्टिगेशन प्लेस, लाइक इंसिडेंट प्लेस, and you have to see the different types of electronic device. And now this time we are going to discuss about the electronic device that is a system, right? किसी भी टाइप का सिस्टम हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, तो मे भी हो सकता है. इसमें दो कंडीशंस आपकी बनती हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसी भी टाइप का सिस्टम मिलता है. Maybe that system is basically on the active condition, and that's the other condition, that is the system is basically on the off condition, यानी कि on है system या off है system. That is simple things, right? So अगर system on है तो आपकी सबसे पहली approach क्या होनी चाहिए, और अगर system off है तो आपकी सबसे पहली approach क्या होनी चाहिए, right? So जब भी आपका system आपको like off मिलता है या on मिलता है, तो firstly we are going to change the password of that particular system, so easily we can create other things, या easily we can create the image files of that particular system, right? So यहाँ से आपको दो चीजें सीखने को मिलेंगी. सबसे पहला पार्ट है कि आप किसी भी सिस्टम की इमेज फाइल्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, होल सिस्टम की या किसी भी डिवाइस की. दैट विल बी अ टाइप ऑफ लॉजिकल डिवाइस, दैट विल टाइप ऑफ फिजिकल डिवाइस, दैट विल टाइप ऑफ सीडी डीवीडी एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल डिवाइस आल्सो. एंड द अदर थिंग्स, अगर वो सिस्टम आपका ऑन है और उसमें आपको लगता है कि अगर ये सिस्टम ऑफ हुआ, हो सकता है वहां पे कुछ टाइम ड्यूरेशन लगा रखी हो जिसके वजह से सिस्टम ऑफ हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या वहां पे मिलेगा, आपको सबसे पहले उसका पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ से आप एक पार्ट करोगे, दैट इज अ सिस्टम हैकिंग पार्ट, एंड सिस्टम हैकिंग ऑफ द फिजिकल ड्राइव्स या फिजिकल सिस्टम. ठीक है, सो दो चीज आपको सिस्टम हैकिंग का यहाँ पे सीखने को मिलेगा. सो करना है, लेट्स सी. आपको इंसिडेंस प्लेस पे डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स मिल सकते हैं. दैट विल बी अ टाइप ऑफ मशीन्स या ओएस. We can say that is a type of Windows OS, that will be a type of Unix OS, that will be a type of Linux OS. ठीक है, तो आपको अगर किसी भी टाइप की OS मिलती है तो फर्स्टली यू नीड टू चेंज द पासवर्ड, बिकॉज अगर आपका सिस्टम ओपन आपको मिल रहा है इंसिडेंस प्लेस पे और वहां पे आपको देखते हो कि आपको ओपन मिलने के बावजूद आप वहां पे जाते हो और कुछ टाइम पीरियड बाद वो ऑफ हो जाता है, तो आपको उसका पासवर्ड क्रैक करना पड़ेगा फिर. तो द क्रैकिंग प्रोसीजर से बेटर है कि आप उस केस में सबसे पहले उसका पासवर्ड चेंज कर लो. तो हाउ डू डू दैट? Just I'm just going to perform these things over on virtual machine, so you have to see the things. Okay, just wait a minute, I'm just going to open my virtual machines. Okay, so if you are going on the incidence place and you have to see there is a electronic device, that is system, and उसको आपको open मिलता है and आप वहां पे जाते हो, कुछ टाइम पीरियड बाद हो सकता है वो आपका ऑफ हो जाए बिकॉज लॉक सिस्टम लगा हो सकता है उस पर ऑटोमेटिकली 5 मिनट्स या 10 मिनट या 2 मिनट्स के बाद वो लॉग ऑफ कंडीशन में चला जाए. तो उससे बेटर है यू हैव टू चेंज द पासवर्ड फर्स्ट. ठीक है, तो कैसे करना है? सबसे पहली स्टेप होती है, गाइस स्टेप्स लिख लेना बिकॉज दीज आर नॉट मेंशन इन नोट्स. इसके कोई नोट्स नहीं है प्रैक्टिकल थिंग्स के. ठीक है, तो यू हैव टू नोट डाउन थिंग्स. सो जस्ट गो टू द फाइल सेक्शन. अच्छा, पहले एक चीज समझो, अगर आप नॉर्मली पासवर्ड चेंज करना है ट्राई करते हो, लाइक मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल से जाके पासवर्ड चेंज करता हूँ, या आपने यहाँ से नॉर्मली चला गया एंड जस्ट टाइपिंग चेंज द पासवर्ड एंड जाके पासवर्ड पे गया. So change पे क्लिक करते it will ask me the current password, right? So अगर आपको current password पता ही होगा तो आप easily फिर उसके बाद आपको change करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, right? तो पहले आपको करना क्या है, you don't change the password. यहाँ पे आप change नहीं कर सकते password, तो कोई नीड नहीं है. तो आप करोगे क्या, I am just using the another process. Just open the file manager
जो भी आपका नॉर्मल फाइल मैनेजर हो आप ओपन करना, जस्ट राइट क्लिक ऑन द कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर लिखा हो, पीसी लिखा हो, दिस पीसी लिखा हो, जो भी आपके सिस्टम में लिखा हुआ रहा हो। अच्छा, दिस प्रोसेस बेसिकली गोइंग टू वर्क ओवर द all the versions of Windows like 7 हो, 8 हो, 10 हो, कोई सा भी विंडो वर्जन हो, सब पे काम करता है। Just right click on there and just click to manage. Just right click on there and click to manage. And after click to manage, there is just some system in the system tool. There is some location that is a local users and groups. Just click on that. Just click to the users. Now just go to the users folder and just select the user. अच्छा, one more thing, you can change the password administrator too. यहाँ से अगर administrator का password लगाए, you can also change it from there. ठीक है? So कैसे करना है? I'm just selecting the user and just right click on the user and just click to set password. Set password करते ही आपको यहाँ से कहेगा you are logged in as a this user. You have been chosen to reset the password or the change of your local user account. मैं कह रहा हूँ okay. Just click to proceed and they are not asking about the current password. They are directly asking about the new password, right? So I'm just going to set a new password. That is the 5 characters of password and just click to OK. So my password is basically going to change. अब अगर मेरा सिस्टम ऑफ भी हो जाता है in any condition, like suppose that my system is basically going to log off condition, automatically log off हो गया कुछ time period बाद, so I can easily open that system via the using of new password. Clear है? सर एक बार फिर से दिखाइएगा सर प्रोसेस। Exactly, दोबारा दिखा देता हूं आपको। Just go to the file manager. आपका जो फाइल मैनेजर होगा आपको उसके अंदर जाना है। जस्ट राइट क्लिक ऑन द कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हो, दिस पीसी लिखा हो। अगर आप अपने विंडोज में जाओगे 10 के अंदर, ठीक है, तो आपको दिस पीसी लिखा हो मिलेगा। जस्ट राइट क्लिक ऑन द दिस पीसी एंड क्लिक टू मैनेज। मैनेज पे क्लिक करते ही आपसे क्या कहेगा, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स आएगा आपके, उनको सिलेक्ट करना। जस्ट क्लिक ऑन द यूजर्स, लोकल यूजर्स ग्रुप्स के बाद आपको यूजर सिलेक्ट करना है। जस्ट सिलेक्ट द यूजर एंड जस्ट राइट क्लिक ऑन द यूजर, जस्ट सेट टू, जस्ट क्लिक ऑन सेट पासवर्ड। जस्ट सर क्लिक लोकल यूजर्स वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा सर। लोकल यूजर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा? नहीं सर। तो आप नॉर्मली जाके कंट्रोल पैनल से सर्च कर सकते हो लोकल यूजर्स, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएंगे। ओके सर। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है, किसी के में भी ना आए, बिकॉज अगर आपके ऑथराइज विंडो वहां पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो उसके अंदर लोकल यूजर डेफिनेटली बनेंगे। तो जस्ट राइट क्लिक करोगे, सेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे एंड यू विल सी टू अ पॉपअप, जस्ट क्लिक टू द प्रोसीड एंड आफ्टर दैट यू विल चेंज द पासवर्ड डायरेक्टली फ्रॉम हियर। तो आपको इस कंडीशन में किसी भी टाइप की वहां पे नीड नहीं होती है कि आप यहाँ पे यूज करो करंट पासवर्ड के, एंड यू आर डायरेक्टली गोइंग टू चेंज द पासवर्ड by this using of this procedure. Clear? ये जो था ये तो आपको तब पता चला जब आपका सिस्टम ऑन था, ठीक है। हो सकता है आपका सिस्टम ऑफ हो, maybe there is a condition once you have to go on the incidence place that system, that electronic device is in a off condition, is it right? Yes. So in that scenario आप करोगे क्या, I am just showing you the procedure that is called a error generation procedure. Just click to next. हमने पहला वाला स्टेप कंप्लीट किया जब सिस्टम हमारा ऑन था। अब हम देखेंगे ऑफलाइन स्टेप, ठीक है, यानी कि अगर आपका सिस्टम ऑफ मिलता है देन आपकी प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो वी आर गोइंग टू यूज ऑफलाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोसीजर यूज करने वाले दैट इज कॉल्ड एरर जनरेशन मेथड। कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, एरर जनरेशन मेथड। सो जस्ट नोट डाउन ऑन योर नोटबुक दैट इज द मेथड नेम इज एरर जनरेशन। ठीक, एरर जनरेशन मेथड काम किस तरीके से करता है ये समझ लो। जब आपके बूट सेक्टर से फाइल्स लोड हो रही होती हैं तो उस टाइम पे हम कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, जिसकी प्रॉब्लम्स की वजह से, डिस्प्यूट की वजह से आपका सिस्टम जो है वो रिपेयर मोड पे चला जाता है, यानी ट्रबल शूटिंग करने लगता है। और जब वो ट्रबल शूटिंग करेगा तो उस कंडीशन में हमें सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर? तो नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट
सबसे मैं आपको वर्चुअल मशीन पे दिखा रहा हूँ, आप अपने मेन मशीन पे इसको ट्राई कर सकते हो। हाउ? सबसे पहले यू हैव टू कनेक्ट विद द पावर ऑफ बटन। आप मशीन को ऑन करो। अभी देखो ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं अभी आपको विंडोज 7 पे बता रहा हूँ, फिर आपको विंडोज 10 पे बताऊंगा किस तरीके से करना है, राइट। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। इफ यू आर सीइंग द ऑप्शन दैट इज सेव मोड विद नेटवर्किंग, सेव मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट एंड द स्टार्ट नॉर्मली, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन द स्टार्ट नॉर्मली फर्स्ट। जब ये सिस्टम यहाँ पे घूमना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज अ कर्सर, यानी कि बूट फाइल्स लोड होनी स्टार्ट हो जाएंगे, जस्ट स्विच ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो आप अपने सिस्टम को कैसे स्विच ऑफ करोगे? इफ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप, जस्ट प्रेस द पावर बटन टू 5 to 10 सेकेंड्स, तो आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा। इफ यू आर गोइंग टू यूजिंग अ डेस्कटॉप, तो आप उस कंडीशन में क्या करो, अपना पावर वहां से मेन स्विच ऑफ कर दो, तो उससे वो ऑफ हो जाएगा। क्लियर है, राइट? तो उससे आप ऑफ कर सकते हो। नाउ अब हम इसको, ये प्रोसेस जो है एरर जनरेशन के लिए आपको 2 से 3 बार करनी पड़ सकती है, 4 से 5 बार भी करनी पड़ सकती है सिस्टम्स के ऊपर, ताकि वो जनरेट करे। सो मेरे पास यहाँ पे एक बार में जनरेटेड हो गई, बिकॉज मैं इस सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी पहले भी कर चुका हूँ, है ना। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्च रिपेयर स्टार्टअप रिपेयर रिकमेंडेड, दैट इज अ ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। क्लियर? ओके, सो नाउ जस्ट क्लिक ऑन एंटर एंड प्रोसेस को, लोडिंग्स को होने देते हैं, ठीक है। तो इट विल टेक फ्यू टाइम, लाइक डिपेंड करता है कि ये 5 मिनट्स ले सकता है, 10 मिनट्स ले सकता है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द रैम्स एंड द एक्चुअली द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। जो भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी इस प्रोसेस को हुक कर रहा है। कई बार आप इस प्रोसेस को करोगे तो मे भी हो सकता है आपको वन टाइम में रिजल्ट ना मिले, है ना। तो उस कंडीशन में आप इसको दोबारा से ट्राई कर सकते हो, थर्ड टाइम ट्राई कर, मतलब सेकंड टाइम ट्राई कर सकते हो, थर्ड टाइम ट्राई कर सकते हो, बिकॉज द प्रोसेस इज एक्यूरेटली फाइन। बट समटाइम्स कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने में ट्रबल शूट के तो सिस्टम वापस से रिबूट हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए आप एक बार दोबारा ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? सो प्रोसेस को होने देते। नाउ गाइस लुक एट हियर, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इसने ट्रबल शूटिंग कंप्लीट करी और कह रहा है कि आपका सिस्टम कंप्लीटली रिपेयर वेयर सक्सेसफुली वेयर यू कैन स्टार्ट करेक्टली। इसने इसे ट्रबल शूट करके सही कर दिया कॉन्फ्लिक्ट को, दैट्स व्हाई इसने क्या किया, यहाँ पे रीस्टार्ट कर देगा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश दिस प्रोसेस एंड रीस्टार्ट दिस प्रोसेस अगेन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दोबारा स्टार्ट होना चालू हुआ, आई एम जस्ट गोइंग टू पावर ऑफ दिस मशीन एंड अगेन जस्ट गो टू रीस्टार्ट। Again repair option, just click to OK and just load the files. So again it will take few time, like 3 to 4 minutes. So you will see the panel, like what type of things you have to get it.
Now look at here. There is some pop-up open, and this pop-up is basically having some buttons या options, you can say that is send information about this problem, send, don't send, दो ऑप्शंस आ रहे हैं, आप इन पे क्लिक कर सकते हो। आपको दोनों में से किसी पे नहीं जाना है, जस्ट राइट डाउन द स्टेप्स गाइस। आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्यू प्रॉब्लम डिटेल्स। व्यू प्रॉब्लम डिटेल्स पे जाओगे, जस्ट स्क्रॉल डाउन द पेज, एंड यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी, दैट इज एरर pfl फाइल, एंड ये txt एरर फाइल है। जो भी आपकी इफ द ऑनलाइन प्राइवेसी स्टेटमेंट इज नॉट अवेलेबल प्लीज रीड द प्राइवेसी स्टेटमेंट। तो वहां पे आपको एक फाइल मिली है एरर फाइल, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड ओपन द फाइल इनटू द नोटपैड। तो ये डायरेक्टली आपको नोटपैड में ओपन कर देगा। हमारा सिस्टम यहाँ पे ओपन हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जस्ट गो टू द फाइल एंड क्लिक टू ओपन। हो गया सिस्टम ओपन, है ना। अरे 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 सर कमाल हो गया। आपको करना क्या है, यहाँ पे जस्ट गो टू द कंप्यूटर्स, एंड जो भी आपकी इंस्टॉल ड्राइव है, जो आपकी मेन ड्राइव है, उसको आप सिलेक्ट कर लो। तो माय ड्राइव इज नाउ रिसेंट, माय ड्राइव इज अ डी ड्राइव 29.8 GB। जस्ट ओपन दिस ड्राइव एंड जस्ट गो टू द विंडोज डायरेक्टरी, यानी कि विंडोज फोल्डर। तो जस्ट नोट डाउन द कमांड्स, आपको कहाँ कहाँ जाना है, कैसे स्टेप्स क्या क्या करने हैं। आपको जो मेन ड्राइव है उसको सिलेक्ट करना है, जो आपकी सी ड्राइव होती है बेसिकली, और उसके बाद आपको क्या करना है, विंडोज डायरेक्टरी के अंदर जाना है। जस्ट क्लिक ऑन दैट डायरेक्टरी एंड गो टू द सिस्टम 32। जस्ट क्लिक ऑन सिस्टम 32, ठीक है। सिस्टम 32 पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ से टेक्स्ट फाइल आ रही है। इन टेक्स्ट फाइल में ऑल फाइल सिलेक्ट कर लेना सबसे पहले नीचे फाइल टाइप के अंदर। नाउ अब आपको यहाँ पे सर्च करना है, दैट इज अ फाइल नेम सेट एचसी। कौन सा फाइल नेम सेट करना है, सेट एचसी, ठीक है। सो सर्च कर लो फाइल सेट एचसी। जब आप सर्च कर लोगे इसको, देन उसके बाद अच्छा इस फाइल का काम क्या है पहले ये समझो। जब भी आप शिफ्ट की के थ्रू अपने सिस्टम के कीबोर्ड से शिफ्ट की को 5 टाइम्स प्रेस करते हो, तो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। क्या प्रोसेस है, दैट इज स्ट्राइक कीज की, जो आपको कहता है कि आपको अपना कीबोर्ड लॉक करना है या नहीं करना है, ठीक है। सो वो जो स्ट्राइक कीज है, वो जो आपका सिस्टम का पासवर्ड मांगता है ना, तब भी काम करती है। और वो फाइल एग्जीक्यूट केवल सेटएससी नाम की फाइल की वजह से होता है। तो सेटएससी फाइल पे जो एप्लीकेशन है वो मैटर नहीं है, जो सेटएससी फाइल पे आपका नाम है, जो उस एप्लीकेशन पे नाम है, वो मैटर करता है आपके शिफ्ट की को प्रेस करने से। तो जब भी हम 5 बार शिफ्ट की को प्रेस करते हैं, तो सेट एससी नेम सर्च करता है सिस्टम 32 के अंदर और उसको एग्जीक्यूट कर देता है, जो भी उस पर एप्लीकेशन होता है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, जस्ट रीनेम दिस सेट एससी फाइल, ताकि आपकी सेट एससी फाइल एग्जैक्टली उसे मिले ना। So I'm just going to rename this file with setsc3. I'm already created with 2 times, that is a setsc1 and setsc2. If you are going to search in your main system as well as the first time, so you will get only the one file, that is a setsc only. Okay. Now, अब यहाँ पे setsc नाम की कोई भी exact फाइल नहीं है, right? अब आपको करना है यहाँ पे सर्च करना है cmd. Now just search the cmd and cmd की फाइल के राइट क्लिक करके just copy the file and paste it here again. तो आपको एक कॉपी फाइल मिल जाएगी CMD की, यानी CMD के 2 फाइल्स हो गई, एक तो मेन एप्लीकेशन, एक कॉपी एप्लीकेशन, राइट। आपको इस कॉपी एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड जस्ट रीनेम दिस नेम एंड रिप्लेस विद द सेट एचसी। किससे रिप्लेस कर दोगे, सेट एचसी से, क्लियर है। तो अब जब मैं अपने शिफ्ट की को प्रेस करूंगा 5 टाइम, तो कौन सी एक्टिविटी लॉन्च होगी, सेटएससी वाली, राइट। सो सेटएससी के ऊपर कौन सी फाइल है, CMD, तो CMD ओपन हो जाएगा। CMD ओपन हो गया, देन वी कैन चेंज द पासवर्ड इजीली, राइट। नाउ जस्ट क्लिक टू कैंसिल, कैंसिल एंड जस्ट कैंसिल एंड क्लिक टू फिनिश एंड स्टार्ट द मशीन। गाइस स्टेप्स क्लियर हैं, कैसे कैसे किया हमने। क्लियर है सर। Now it will asking me the password, right? तो मैंने यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डाला एंड जस्ट क्लिक टू ओके, तो इसने कह दिया इनकरेक्ट पासवर्ड। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट की को प्रेस करूंगा 5 टाइम्स।
तो 1 2 3 4 5 देखो मैंने शिफ्ट की प्रेस किया, स्ट्राइक कीज एक्टिवेट हो गई ऑटोमेटिकली। इसको कैंसिल कर दो। नाउ यू हैव टू सी द CMD कमांड प्रॉम्प्ट, दिख रहा है? अब करना क्या है आपको, यहाँ पे एक कमांड यूज करना है। यू कैन यूज अ कमांड दैट इज अ कंट्रोल यूजर पासवर्ड्स 2। जस्ट राइट डाउन दिस कमांड, कंट्रोल यूजर पासवर्ड्स 2। ये कमांड करेगा क्या कि आपका यूजर अकाउंट को ओपन करके देगा आपको। देख लिया? सर नाउ जस्ट प्रेस एंटर। तो ये आपको यूजर अकाउंट्स ओपन कर देगा। यूजर अकाउंट्स में आपके जो भी यूजर हो, जस्ट सिलेक्ट द यूजर एंड जस्ट क्लिक टू रीसेट पासवर्ड। आपसे न्यू पासवर्ड मांग रहा है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेट अ न्यू पासवर्ड दैट इज अ इंटीजर्स ऑफ 5 नंबर्स एंड जस्ट क्लिक टू ओके। एंड ओके किया मैंने, पासवर्ड मेरा सेट हो गया है। Now just close and type the password of the integer of 5 numbers and just click to OK and आपका पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली रीसेट हो गया। आप सिस्टम को ओपन कर पाओगे। क्लियर? सर देख के तो आसान लग रहा है सर मजा भी आया, आसान भी लगा। डोंट वरी अबाउट दैट, वेरी इजी स्टेप्स। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है? मैम से ले लेना आप, तो आप दोबारा से एक प्रोसेस वीडियोस में देख पाओगे, ठीक है? नाउ सर इसका एक और तरीका भी तो होता है। इसके एक नहीं, इसके कई तरीके हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द अनदर वे आल्सो, ठीक है? सो मैं अब इस सिस्टम को यहाँ से लॉग ऑफ करने जा रहा हूँ। ठीक, लॉग ऑफ कर से मेरे दोबारा से पासवर्ड मांग रहा है। It will asking me the again password, so I'm just going to type something and just press to enter and this password is basically the incorrect, right? So Yes, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगेन शिफ्ट की को प्रेस करूंगा 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, तो दोबारा से लॉन्च हुआ। अच्छा, कभी भी इस स्ट्राइक कीज को यस मत कर देना, अदरवाइज आपका कीबोर्ड लॉक हो जाएगा, ठीक है? आप कीबोर्ड से फिर कुछ नहीं कर पाओगे, तो जस्ट क्लिक टू नो ऑलवेज। अब यहाँ पे हम जो यूज करेंगे द अनदर कमांड, कंट्रोल यूजर पासवर्ड 2 की जगह पे आप यूज कर सकते हो दैट इज अ नेट स्पेस यूजर। तो लिख लो ये भी, नेट स्पेस यूजर। ओके, ठीक है? नाउ जस्ट प्रेस एंटर। एंटर करते ही आपको दिखाएगा कि देयर आर 3 यूजर्स आर अवेलेबल हियर। फर्स्ट वन दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड वन दैट इज सिक्योरिटी एंड द थर्ड वन दैट इज अ गेस्ट। सो आपको जिस यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, you can change the any user password from here like administrator, pro security, guest, जिसका भी चेंज of the particular user name जो भी है उसका, उसको आप टाइप करो and space. Now just set the new password. So last time I am just going to set a password that is a सर कहाँ रह गए सर? सर निकल गए शांत। ओके, अभी दिख रही है ना स्क्रीन? जी सर। ओके, तो आपको करना क्या है, नेट यूजर इस नेट स्पेस यूजर स्पेस जो आपका यूजर नेम है, देन स्पेस द न्यू पासवर्ड। लास्ट टाइम जो हमने पासवर्ड सेट किया था दैट इज द इंटीजर नंबर्स ऑफ 5 नंबर्स, राइट? इंटीजर पासवर्ड। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेट एट द अनदर पासवर्ड दैट इज अ कंप्लीटली कैरेक्टर बेस्ड, दैट इज द नेम इज एडमिन, राइट? सो मैं जो इसका पासवर्ड सेट कर रहा हूं एडमिन कर रहा हूं।
नाउ जस्ट एंटर, क्या लिख के आया, द कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, क्लियर। अब आप इसको क्लोज कर दो। नाउ जस्ट put the password of the 5 characters, that is the admin, and press the enter, so you will successfully log in, clear। सर रीसेट कौन सा रीसेट पासवर्ड करके? जो नीचे ऑप्शन आती है उसमें क्या क्या वो मांगता है, मतलब रीसेट पासवर्ड पे केवल न्यू पासवर्ड, दैट्स इट। कंट्रोल, यूजर कंट्रोल्स पे पूछ रहे हो ना? नहीं नहीं, जो लॉगिन की पासवर्ड फील्ड के नीचे जो बिल्कुल रीसेट पासवर्ड लिखा था। किस पे कह रहे हो, इस पे कह रहे हो? ये यस सर। देखो क्या आ रहा है, ऐसा में सर मतलब ये कैसे वर्क करता है, मतलब यूएसबी डिस्क लगाओगे तो यूएसबी ड्राइव लगाओगे तो मतलब रीसेट कर देगा ये? बिल्कुल कर देगा। ठीक है सर। क्लियर, तो पहला तरीका समझ में आया यस सर। है ना। सिस्टम ऑफ ऑन था तो हमने उसका सबसे पहले पासवर्ड चेंज कैसे करना है, विदाउट आस्किंग मी द करंट पासवर्ड, सो आप कैसे करोगे वो क्लियर किया हमने। दूसरा, आपका सिस्टम अगर लॉग ऑफ कंडीशन में है, मतलब बंद है, एंड यू जस्ट नीड टू चेंज द पासवर्ड, सो हाउ डू डू दैट, तो वो आप कैसे करोगे वो आपने सीखा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे कि ये तो था विंडोज 7 के लिए, अगर आपके पास विंडोज 10 मशीन है, देन आप किस तरीके से करोगे, है ना। तो उसको कैसे करना है, लेट्स सी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्विच माय अनदर मशीन, सो यू विल सी द विंडोज 10 ऑप्शंस। नाउ लुक एट हियर, मेरे पास विंडोज 10 मशीन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे विंडोज 10 मशीन को जस्ट सिंपली सेम प्रोसेस करनी है, वी आर गोइंग टू जनरेट एन एरर, ठीक है। क्या करेंगे हम, एरर जनरेट करेंगे, ठीक। सो जस्ट ऑन द विंडोज 10 मशीन, स्विच ऑन, इसके स्टेप्स लिख लेना है, इसमें कई सारे स्टेप्स आते हैं विंडो 8 और 10 में, तो 8 और 10 के स्टेप्स कॉमन है। जब आपका यहाँ पे सिस्टम घूमना चालू कर दे, यानी कर्सर घूमना स्टार्ट हो जाए, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम को क्लोज कर देना है। तो सिस्टम घूमना चालू हुआ, जस्ट क्लोज द सिस्टम, जैसे कर्सर घूमना चालू हुआ। तो आप पावर ऑफ कर सकते हो, आप अपने कीबोर्ड का प्रेस मतलब अपने लैपटॉप का बटन प्रेस करके रखो, पावर बटन, तो ऑफ हो जाएगा। जस्ट अगेन टू स्टार्ट द सिस्टम, again it is going to normally start, just power off, just restart again, again normal start है, just power off, again going to start। now look at here, after 3 steps, 2 या 3 steps के बाद इसने क्या किया, रिपेयर मोड पे स्विच कर दिया, क्लियर, समझ में आया। यस सर।
गाइस लुक एट हियर, आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप ऑटोमेटिक रिपेयर पे जाओगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं आपके पास एक्स्ट्रा, तो एरो बना के लिख लो क्या ऑप्शन है, कैसे यूज करना है, ठीक है। ऑटोमेटिक रिपेयर पे आप जाओगे तो आपको रीस्टार्ट मिलेगा एंड एडवांस ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सो जस्ट क्लिक टू द एडवांस ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है आपको, एडवांस ऑप्शन पे एरो बना के लिख लो। एडवांस ऑप्शन के बाद आपके पास आएगा कंटिन्यू, ट्रबल शूट एंड टर्न ऑफ, तो यू जस्ट क्लिक ऑन द ट्रबल शूट। कंटिन्यू करोगे सिस्टम नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा, टर्न ऑफ में बंद हो जाएगा, तो जस्ट क्लिक टू द ट्रबल शूट। ट्रबल शूट करते ही आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एरो बना के लिख लिया ट्रबल शूट, देन उसके बाद फिर से दो ऑप्शन आएंगे, द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज रीसेट द पीसी एंड द सेकंड ऑप्शन दैट इज एडवांस ऑप्शन, तो जस्ट क्लिक टू द एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास 6 टाइप्स के ऑप्शंस आएंगे, 6 ऑप्शंस, जिसमें आपसे सबसे पहला है सिस्टम रीस्टोर, अगर कोई भी बैकअप फाइल है तो उसे रीस्टोर कर देगा। कमांड प्रॉम्प्ट किस लिए होता है, सेफ मोड के लिए होता है, तो यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। स्टार्टअप सेटिंग्स नहीं चाहिए हमें, गो टू द प्रीवियस वर्जन, अगर आपके पास इस सिस्टम को आपने अपडेट किया है तो प्रीवियस वर्जन पे आपका ओएस को शिफ्ट कर देगा। स्टार्टअप रिपेयर जो कि हम विंडोज को फिक्स करेगा फाइल्स को, तो हमें क्या लेना है इसमें, द लास्ट वन दैट इज सिस्टम इमेज रिकवरी, क्या लेंगे हम, सिस्टम इमेज रिकवरी, क्लियर। तो आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें सिस्टम इमेज को फाइंड आउट कर रहा है सिस्टम के अंदर, तो रीट्राई करने का कोई सेंस नहीं है, जस्ट क्लिक टू कैंसिल। उसके बाद आपको कह रहा है कि सिलेक्ट द सिस्टम इमेज, मैंने कहा ओके, जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको सर्च करेगा, सिलेक्ट द लोकेशन, कह रहा है लोकेशन बताओ जहां पे आपका सिस्टम यू वांट टू रिस्टोर इमेज पड़ी है जिससे आप रिस्टोर करना चाहते हो। So I don't know the location because there is no system image available. So I'm just going to click to the advanced option. एडवांस पे क्लिक करते ही कह रहा है सर्च करें इमेज को नेटवर्क के ऊपर, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है, या फिर इंस्टॉल ड्राइवर, तो मैंने कहा ये इंटरनेट पे कोई सर्च करने को, नेटवर्क पे सर्च करने कोई सेंस नहीं है, तो जस्ट क्लिक टू इंस्टॉल ड्राइवर। इंस्टॉल ड्राइवर के बाद कह रहा है इंसर्ट ड्राइवर डिवाइस, डिवाइस इंसर्ट करने के लिए लाइक मीडिया फाइल जिससे आपको इंस्टॉलेशन करनी है, तो जस्ट क्लिक टू ओके। ओके करते हैं आपका सिस्टम का 32 ओपन हो जाएगा, जस्ट क्लिक टू दिस पीसी, again just select the drive and just go to the Windows folder, go to the system 32 system 32 में सेम फाइल सर्च कर लो, setsc मिल रही है। All the process will be same, just rename this setsc file. Now after that just search the another file that is cmd की कॉपी बनाओ, उस कॉपी फाइल को रिप्लेस करो नेम विद द setsc and just click to cancel everything and just restart the system normally, clear। यस सर। तो इसको आप एक बार ट्राई करना विंडो 10 के ऊपर, सेम प्रोसेस आपकी विंडो 8 पे भी होती है, तो यू कैन ट्राई ऑन द विंडो 8 आल्सो, ठीक है। तो गाइस क्लियर हुआ किस तरीके से हम करते हैं। अगर आपके पास किसी भी टाइप का सिस्टम आता है लाइक दैट विल बी इन द कंडीशन ऑफ ऑफलाइन एंड दैट विल बी इन द कंडीशन ऑफ ऑनलाइन, राइट, लाइक सिस्टम ऑन है या सिस्टम ऑफ है, ठीक है। तो जिस भी कंडीशन में आपको सिस्टम मिलेगा उसके ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ से क्या कर सकते हो, परफॉर्म करोगे। फर्स्टली यू हैव टू चेक द पासवर्ड फर्स्ट, क्लियर। यस सर। बढ़िया। तो ये आपका पहला प्रोसीजर था जो हमने प्रैक्टिकल पार्ट में यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब आपके नेक्स्ट प्रोसीजर आएंगे जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरे प्रोसीजर्स के थ्रू अपने सिस्टम के चेंजेस फाइल्स को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। तो वो क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा बट इन द नेक्स्ट क्लास, क्लियर दैट। तो कल मिलते हैं सेम टाइम लाइक 12 o'clock, तो मेक श्योर कि आप 12:10 तक कनेक्ट कर लेना ताकि आपकी क्लास जो है वो कंटिन्यू कर सके और हम ज्यादा पढ़ सकें, क्लियर। ओके सर। ओके, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, क्लियर। ओके, सो वी विल कंटिन्यू टुमारो, ओके, बाय बाय। बाय सर।